हेलो, मैं मिस्टर विनोद आप सबको नमस्कार करता हूं। आप सब लोगों का मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारा स्नेह और प्यार मिला और बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर के साथ आए, तो ये रहा आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का लेक्चर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस 2020-21। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है। ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स की सारी डेफिनेशंस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने, और इकोनॉमिक्स को डिटेल में आपने देखा उसके अंदर। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाने से पहले इकोनॉमिक्स क्या है हम उससे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स उसे हम बाद में समझेंगे। तो पहले इकोनॉमिक्स क्या है वह समझेंगे। तो देख दीजिए इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे सबकी बैटरी जरा चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट है। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। तो इकोनॉमिक्स को आसानी से समझने के लिए थोड़ा एनर्जी होनी चाहिए और एक्टिव भी होना पड़ता है। ध्यान दीजिए, हम कहते द टर्म इकोनॉमिक्स, स्टार्ट। द टर्म इकोनॉमिक्स is derived from Greek word oikos, which means oikos, which means house, and nomos, which means law. ध्यान दीजिए। So the term economics is derived from ancient Greek word oikos, which means house, and nomos, which means law. तो यहां पर ये दो वर्ड्स पे फोकस करना है। Therefore, the term economics or the word economics means the law of household. The law of household. In law of household means what? जैसे हाउसहोल्ड के अंदर हाउस वाइफ होती है, वो हाउस घर की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करती है, कैसे घर चलाना है उसको मैनेज करती है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में हमें यह सिखाती है। इकोनॉमिक्स में क्या सिखाती है? लॉ ऑफ हाउसहोल्ड सिखाती है। हर घर का लॉ क्या है, कैसे हमें घर का बजट बनाना है, घर को कैसे चलाना है, कैसे सिस्टम से रहना है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में हमें क्या दिखाती है? रास्ता दिखाती है कि किस तरह से हमें सारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक की एक्टिविटीज है, हमारे घर की डेली रूटीन की एक्टिविटीज है, उसे कैसे मैनेज करना है। तो हम कहेंगे क्या? द लॉ ऑफ हाउसहोल्ड. So the term economics is derived from the Greek word oikos, which means house, and nomos, which means law. Therefore, the word economics means the law of household. Yes. Now, अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स is a science which studies man's economic behavior. Economic behavior concerned with bringing about a balance between unlimited wants and
limited means which brings balance between, तो मैंने उसे मिटा दिया, थोड़ा दोबारा हो गया था. Unlimited wants and limited means in such a manner which maximize, in such a manner with which maximum satisfaction can be obtained. So this is the simple meaning of economics. Economics is a science. Economics क्या है? साइंस है. Which studies man's economic behavior. ये किसका स्टडी करती है, किसका अध्ययन करती है? man's economic behavior. तो जो ह्यूमन बिहेवियर है, man's economic behavior है, वो किससे कंसर्न है, किससे संबंधित है? With bringing a balance between unlimited, यहां पे unlimited मतलब वो मल्टीपल wants and limited means मतलब रिसोर्सेस, संसाधन, in such a manner with which maximum satisfaction can be obtained. देखिए एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन है, किसका स्टडी करती है? ध्यान देना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. साइंस में मैं फोकस करूंगा अभी कि साइंस क्यों कहते हैं इसे. ये सोशल साइंस है. Which studies man's economic behavior, यह मनुष्य के आर्थिक बिहेवियर का, आर्थिक बर्ताव का अध्ययन करती है कि मनुष्य कैसे सोसाइटी में बिहेव करता है, उसकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल कैसे करता है ताकि उसे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. यही तो इकोनॉमिक्स है. सो स्टडीज मैन्स इकोनॉमिक बिहेवियर कंसर्न विथ ब्रिंगिंग अ बैलेंस बिटवीन. भाई मनुष्य का इकोनॉमिक बिहेवियर क्या है कि वो क्या करता है? बैलेंस लाने की कोशिश करता है. अरे हम और आप कैसे लोग हैं? हम क्या करेंगे अगर हमारी जो जरूरतें हैं और हमारे पास जो संसाधन है उनके बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास आज 100 रुपए पड़ा है तो मैं आज देख लूं, कल के बारे में कुछ नहीं. आज का आज 100 रुपया मैंने खत्म कर दिया और अपनी जरूरतों को संतुष्ट कर लिया. कल क्या करेंगे हम? तो हमें 100 रुपए को इस तरह से करना है. अगर मान लिया जाए कल परसों नरसों में हमारे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है कल परसों के लिए, तो हम कल की वांट कैसे सेटिस्फाई करेंगे? इसलिए इकोनॉमिक्स क्या करती है? ये सजेस्ट करती है या सिखाती है, स्टडी करती है कि मनुष्य ने अपने बिहेवियर में अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड नीड्स को कैसे बैलेंस करना है. अब आपकी वांट्स अनलिमिटेड है. भाई हम बचपन में थे, हमें साइकिल बहुत अच्छी लगती थी, हमारी वांट पूरी हुई. लेकिन मनुष्य की जरूरतें एंडलेस हैं. आज मेरे पास स्कूटर है, मैं बोलूंगा मेरे पास बाइक आ जाएगी तो मैं कहूंगा मेरे पास कार आ जाएगी तो सोचूंगा मेरे पास मर्सिडीज कार आ जाए, वो भी आ गया, कल को मैं सोचूंगा हेलीकॉप्टर आ जाए. तो जैसे जैसे हमारी वांट्स पूरी होती जाती हैं एक दूसरी वांट्स भी अपने आप आ जाती है. तो हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, मल्टीपल है. और मल्टीपल वांट्स को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है. मींस मतलब रिसोर्सेस. तो हमें करना क्या है? हमें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है जो कि मल्टीपल है, और हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड है. तो हमको रिसोर्सेस का एलोकेशन करना है, इस्तेमाल करना है. रिसोर्सेस का क्या करना है? एलोकेशन करना है, इस्तेमाल करना है. इस तरह इस्तेमाल करना है इन सच अ मैनर विथ विच मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैन बी ऑब्टेन,
ताकि हमको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, इकोनॉमिक्स क्या है एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक वर्ड आया था साइंस, तो मैं इकोनॉमिक्स को कहूंगा इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अबे सामाजिक विज्ञान कौन सा विज्ञान है ये, सोशल साइंस। क्यों भाई, इसके पीछे रीजन है, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक प्योर साइंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमें यह नहीं सिखाती कि हमें जीवन को कैसे जीना है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज सोशल साइंस। और सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंस, क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंस। भाई इसको ऐसा क्यों कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंस। व्हाई, बिकॉज इट सजेस्ट the way how economic problems get solved, क्योंकि ये सजेस्ट करती है कि किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। हाउ टू गेट सेटिस्फेक्शन विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, हाउ टू गेट सेटिस्फाइड, हाउ टू गेट satisfied with limited resources. How to use the resources, that is called as resource allocation. Resource allocation. There are so many reasons why economics is called as social science. तो सोशल साइंस समझो आप, ये प्योर साइंस नहीं है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये क्या है, सोशल साइंस। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो सब नेचुरल साइंस है। तो ध्यान देना यहां पर, तो हमने क्या सीखा इसमें, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंस। Why? Because it suggests the way how economic problem get solved, how to get satisfied with limited resources. That means how to use the resources. That is called as resource allocation. वो करना चाहिए था, क्लियर तो। So अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। Economics is divided into two branches, microeconomics and macroeconomics. थोड़ा सा हम पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फिर केवल फोकस करेंगे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पर, और इसके बाद हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो लेट अस स्टार्ट। क्या है बताइए माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो मतलब होता है लार्ज। द वर्ड माइक्रो इज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड micros, and the word macro also comes from Greek word macros. तो माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। स्मॉल मतलब यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट। या हम ऐसा कह सकते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट।
स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। और यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ लार्ज, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो यहां पर एग्रीगेट बिहेवियर का स्टडी करती है। एग्रीगेट दैट मीन्स इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम क्या है? एक इंडिविजुअल की इनकम है। तो ये क्या हुआ? स्मॉल स्टडी हुई, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी हुई, पर्सनल इनकम। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किस पर आता है बताओ? नेशनल इनकम एग्रीगेट स्टडी है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो यहां पर एक क्लियर हो जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करती है। इसके बाद ये जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड किसने इसको डेवलप किया या सबसे पहले किसने इसको यूज किया? तो द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ टर्म्स आर यूज्ड फर्स्ट by Ragnar Frisch, by Ragnar Frisch in the year 1933, in the year 1933 of Oslo University. So again, the word micro and macroeconomics was used first time by Ragnar Frisch in the year 1933, who belongs to who is from Oslo University. Now, once again थोड़ा सा quickly repeat कर लेते हैं. Branch of economics, there are two branch of economics: microeconomics, macroeconomics. The word micro comes from Greek words micros, which means small. The study of microeconomics and individual, the microeconomics studies human behavior of individual unit, and macroeconomics, the word macro comes from Greek word macros, which means large. Macroeconomics studies aggregates, जैसे कि आगे के टॉपिक्स में आएगा, एग्रीगेट्स पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। यहां पे इंडिविजुअल यूनिट में क्या आएगा? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम मतलब इनकम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज इनकम ऑफ इंटायर नेशन, तो दैट इज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द फर्स्ट टाइम वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज यूज्ड बाय रेगनार फ्रिच of Oslo University in the year 1933. So अब इसके बाद हम जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। थोड़ा सा हम डिटेल इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठा करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पहले इसको डिफाइन नहीं करेंगे, पहले ये बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ। पहले हम डिटेल में हम उसका हिस्टोरिकल व्यू थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद हम उसकी मीनिंग पर जाएंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ये हम इसका हिस्टोरिकल व्यू देख रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इट्स ओरिजिन टेकन प्लेस इन द era of classical economists
Which economist? Classical economist Adam Smith. Adam Smith. याद रखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच. इसकी जो अप्रोच है वह परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है. इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर 19th सेंचुरी से पहले बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था. 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में या उसके ऑनवर्ड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का अप्रोच ज्यादा महत्व रखने लगा. हालांकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी किए बिना हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं कर सकते. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसी को आपको फ्यूचर में आगे आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट है, यह किसी पर निर्भर नहीं करती, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट है. अगर हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है तो पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा. इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करेगी. इंटररिलेटेड है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना खुद का अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है. वो इंडिविजुअल की बात करती है, एक एक यूनिट की बात करती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज. तो इंडिविजुअलिटी की बात करती है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक यूनिट की बात करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्रीगेट्स की बात नहीं करती है. एग्रीगेट्स मतलब टोटलिटी, टोटल स्टडी जहां पे करना है वहां पे आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो एक बात बहुत ध्यान से रखना है आपको कि जो माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच है वो ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है. एंड इट्स ओरिजिन टेकन प्लेस इन द एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स. देखिए, जब बहुत ओल्डन पीरियड के इकोनॉमिस्ट हैं उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं. बाद में आए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उसके बाद आए क्लासिकल मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. तो हम थोड़ा सा इस पे देखेंगे. अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ इज आल्सो नोन एज, famously also known as founding father of economics. He is also known as father of economics. Father of economics. Who? Adam Smith is known as founding father of economics. अर्थशास्त्र के पितामह. हम एडम स्मिथ को किस नाम से जानते हैं? अर्थशास्त्र का पितामह, founding father of economics. In his book Wealth of Nation, he published his book Wealth of Nation. In his book, which was published in the year 1776. In 1776, the name of book is Wealth of Nation. In his book, which was published in 1776, Wealth of Nation, what he discussed in his book, इनका अप्रोच क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के? बहुत ही अच्छा अप्रोच था. He discussed how prices of individual commodities and factor of production determined. क्या इन्होंने देखा अपने बुक में? इन्होंने क्या लिखा? वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने क्या डिस्कस किया? मैं कह रहा हूं डिस्कस किया इन्होंने. और डिस्कस की स्पेलिंग क्या भाई? डिस्कस्ड. यस, क्या डिस्कस किया इन्होंने? एडम स्मिथ ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस किया अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में. इन्होंने क्या समझाया, क्या बताया इसके अंदर, और जो बताया बहुत ही माइलस्टोन साबित हुआ. आज भी हम उससे पढ़ रहे हैं. 17-18 सेंचुरी की बातों को, 16-17 सेंचुरी की बातों को उस इरा के इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी बातों को आज भी अगर हम उसी तरह पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है. तो ये तो तर्कसंगत हुआ ना कि उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं. देखिए क्या है, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात बताई? हाउ प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज, हाउ
prices of individual commodities and factor of production determined, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हाउ प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटीज, किसी भी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी की, किसी भी एक इंडिविजुअल वस्तु की कीमत और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कीमत कैसे निश्चित की जाए। डिटरमाइन करना मतलब निश्चित करना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से है? इकोनॉमिक्स में 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। आपने 11th में भी देखा होगा, लैंड का रिवार्ड क्या है, लैंड का प्राइस क्या है, रेंट। लेबर का प्राइस क्या है, लेबर का रिवार्ड क्या है, वेजेस। कैपिटल, कैपिटल का रिवार्ड क्या है, कैपिटल का प्राइस क्या है, इंटरेस्ट। दीज आर द प्राइसेस। एंड इंटरप्रेन्योर का प्राइस क्या है, रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज द प्राइस of factor of production which is determined. How it is determined, this is clearly explained by Adam Smith. So once again, Adam Smith is known as father of economics. He wrote a book and that book was published in the year 1776, Wealth of Nation. One thing also remember that his definition of economics, so definition तो आपने 11th में देखा, तो मैं definition को नहीं बता रहा हूं, हमने देखा था 11th में कि इनकी जो definition थी इकोनॉमिक्स की, जो बुक में लिखी थी इन्होंने, वो वेल्थ ओरिएंटेड definition थी। इन्होंने वेल्थ पर फोकस किया। आपको याद होगा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये सिंपल सी डेफिनेशन दिया था इन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में। एडम स्मिथ ने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स की, एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, तो केवल धन पर फोकस करते हैं, वेल्थ पर फोकस करते हैं, इसलिए इनकी डेफिनेशन को वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन भी कहते हैं। थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा। डॉक्टर एडम स्मिथ के बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल कौन थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। तो अब अल्फ्रेड मार्शल की बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस was developed and popularized by Dr. Alfred Marshall. डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको क्या किया, पॉपुलराइज किया। He is the architect of microeconomics. आर्किटेक्ट मतलब रचनाकार। आर्किटेक्ट मतलब क्या होता है, रचनाकार। आर्किटेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिए, तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस को डेवलप किसने किया, डेवलप और पॉपुलराइज किसने किया, अल्फ्रेड मार्शल ने। फाउंड किसने किया, एडम स्मिथ ने। डेवलप और पॉपुलराइज किसने किया, अल्फ्रेड मार्शल ने। और इसलिए इनको ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इसके साथ ही
published a book, Principles of Economics. Principles of Economics. अर्थशास्त्र का सिद्धांत नामक बुक लिखी इन्होंने, which was published in the year 1890. Published in the year 1890. The Principle of Economics. The Principle of Economics. This book is based on microeconomic approach. His book and theories was based on microeconomic approach. And he so systematically explained the individual behavior of economic variables like individual consumer, individual producer, individual firm and individual industries. और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अल्फ्रेड मार्शल की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन थी। अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर की बात करते थे अपनी डेफिनेशन के माध्यम से। इसके बाद आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि 1932 में मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन आए और उन्होंने बुक लिखी एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नाम की बुक लिखी। अब उनकी जो बुक के अंदर जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी, आपने 11th में देखा है, उनकी डेफिनेशन को कहते हैं स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। Scarcity is the root cause of economic problem. Why economic problem arises? एक तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन ने क्लियर कट बताया अपनी स्कैरसिटी डेफिनेशन के माध्यम से कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं, क्यों होते हैं और उनको कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो एक बात याद रखिए, स्कैरसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैरसिटी मतलब कमी, हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं और हमारी जरूरतें अनंत हैं। उन अनंत जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना है जो कि स्कैर्स है। तो इसलिए इसके प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन की डेफिनेशन को हम कहते हैं स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्चस्व कब तक था। माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल्ड द वर्ल्ड till the Great Depression of 1930। मैं थोड़ा सा यहां पे फोकस करूंगा। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 मतलब आर्थिक महामंदी। 1930 में पूरे वर्ल्ड में आर्थिक महामंदी आई। उसके पीछे का कारण क्या था? पहला कारण 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 टू 1918 अप टू 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी और 1930 आते आते उसके आसपास के समय में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तैयारी चल रही थी। पहले ही सब लोग भस्म हो चुके हैं, सेकेंड टाइम भस्म होने की तैयारी चल रही थी। एक देश था, एक राष्ट्र था, अमेरिका, जिसने 1930 के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। और यही कारण था कि विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं 1930 के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोलैप्स हो गई, बहुत पीछे चली गई और अमेरिका एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बुलंदियों पर पहुंच गया।
जो कि आज उसे हम डेवलप्ड राष्ट्र कहते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ खास महत्वपूर्ण बातें थी, इसकी हिस्ट्री थी। हम आगे थोड़ा और इसमें डिस्कस करेंगे। सो रिमेंबर दैट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 द रोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अराइजेस, एंड आफ्टर दैट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, आपने ग्रेट डिप्रेशन तक की बात कही। अब आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, J.M. Keynes published his book. J.M. Keynes published his book in the year 1936. In the year 1936, क्या था बुक का नाम? जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने इसके पहले जो बात किया, बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन या टिल 1930 तक की बात किया। उसके बाद आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, J.M. Keynes published his book. J.M. Keynes मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने पूरे 1930 के बाद इकोनॉमिक्स का दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। उसके पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? माइक्रो था, स्मॉल था, इंडिविजुअल था। लेकिन 1930 के बाद उसका जो इकोनॉमिक्स को देखने का या इकोनॉमिक्स में झांकने का जो नजरिया था वो बड़ा हो गया। हम ऐसा कह सकते कि बहुत ही वाइडर हो गया। इकोनॉमिक्स को बड़े दृष्टिकोण से देखा जाने लगा और सबसे पहले इकोनॉमिक्स को बड़े दृष्टिकोण से देखने का काम किया किसने? J.M. Keynes ने। और उनकी बुक ही अपने आप में सफिशिएंट है। क्या कहती है उनकी बुक? देखो ध्यान से, उन्होंने 1936 में बुक पब्लिश किया, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं। इंटरेस्ट एंड मनी, अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी इंटरेस्ट है उसकी बात करती है, मनी की बात करती है। मनी इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट है और मनी को हम बहुत ही ब्रॉड आउटलुक में देखते हैं, स्मॉल आउटलुक में नहीं देखते। तो यहां पर इसके बाद टोटलिटी की बात की जाने लगी और उसको हम कहते हैं एग्रीगेट। और एग्रीगेट मतलब क्या होता है? मैक्रो अप्रोच। तो हम यहां से ऐसा कह सकते हैं कि ही यूज्ड मैक्रो अप्रोच टू एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हु यूज्ड? J.M. Keynes. He used macro approach to analyze की स्पेलिंग जरा बोलना तो भाई, क्या कोई एनालिसिस या एनालिसिस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। He used macro approach to analyze the economic problem. इसके पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल तक, एडम स्मिथ हुए, अल्फ्रेड मार्शल हुए, इन सब लोगों ने किसको फाउंड किया, डेवलप किया, प्रोपाउंड किया? माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो माइक्रो अप्रोच को अपना। माइक्रो अप्रोच एनालिसिस के जरिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, J.M. Keynes ने जो बुक लिखी उसको पब्लिश किया 1936 में, और बुक लिखी जो
उसके अंदर उन्होंने क्या यूज किया? ही यूज्ड मैक्रो अप्रोच टू एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दैट मीन्स द क्रेडिट, जो क्रेडिट है डेवलप करने का, किसको? मैक्रो अप्रोच को। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोच के को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? जेएम केन्स को। द क्रेडिट टू डेवलप मैक्रो अप्रोच goes to J.M. Keynes, Lord J.M. Keynes, Lord John Maynard Keynes। इसके बाद और लोगों ने, और भी, जैसे इरविन फिशर or other economists who have contributed to the development of macroeconomics. Irving Fisher contributed also contributed to the development of macroeconomic approach। मैक्रोइकोनॉमिक अप्रोच को डेवलप करने में आगे चलकर, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच को आगे चलकर डेवलप करने में इरविन फिशर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस प्रकार से देखा हमने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वो कब थी? बिफोर द डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 उसका ज्यादा महत्व था, लेकिन आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 किसका महत्व बढ़ गया? मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच का महत्व बढ़ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, ये थी कंप्लीट हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अप्रोच डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया और इनका मकसद क्या था। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने अभी तक यह डिस्कस किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसकी ब्रांचेस हैं, और हमने पूरा हिस्ट्री देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है और किन किन लोगों ने इसको डेवलप किया। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट के लेक्चर में मिलेंगे, पार्ट 2 में। आगे हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर और फीचर्स। दैट्स ऑल फॉर टिल देन, गुड बाय।